सो गाइस कल की क्लास में हमने कहाँ तक देख लिया था, एक्सपेक्टेड रेंट 2 तक हम लोगों ने देख लिया था और अब हम इसके आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि कैसे सर इनकम को कंप्यूट करा जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकाली जाएगी, इनकम किसे माना जाएगा, वो हम इस यहाँ पे क्या कर रहे थे आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया था एक फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को हम रिवाइज करते हैं एक बार। हमने क्या देखा था, municipal value of payroll rent, whichever is higher that will become your expected rent 1. municipal value और payroll rent whichever is higher वो क्या हो जाएगा आपका expected rent 1 हो जाएगा। अब आपको expected rent 1 और standard rent इन दोनों का करना है, आपको कंपैरिजन करना है। इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या आएगा आपके पास expected rent 2, वो कैसे निकलेगा, expected rent 1 और standard rent whichever is lower, इन दोनों में से जो भी क्या होगा लोअर होगा वो क्या हो जाएगा आपका expected rent 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पर निकालना है आपका एक्चुअल रेंट। हम क्या लेंगे यहाँ पे, अब हम लेने वाले हैं यहाँ पे आपका एक्चुअल रेंट लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्या लेने वाले हैं हम लोग, नाउ वी आर गोइंग टू टेक एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट जो है ना आपको, ये आपको अलग से वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट आपको अलग से वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट में आपके साथ यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है जी, ना एक पूरा प्रिसाइज फॉर्मेट है कि बड़ा सिंपल का फॉर्मेट देना है, उस फॉर्मेट के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि हमारी कौन कितनी इनकम हमें हो रही है और वो इनकम क्या करनी है हमें निकालनी है। ठीक है, एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा, बड़े ध्यान से आप ये बात समझेंगे। यहाँ पे आप निकालेंगे क्या, पहले आप लिखेंगे रेंट, क्या लिखेंगे आप रेंट। एक्चुअल में मकान मालिक अपने किराएदार से हर महीने का कितना रेंट ले रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे करने वाले हैं रेंट, क्या करने वाले हैं आप यहाँ पे रेंट पर मंथ इनटू 12। तो आपके पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, हाँ या ना, रेंट पर मंथ इनटू 12 अगर मैं बोलूँ तो क्या आपके पास पूरे साल भर का रेंट आ चुका है क्या, हाँ जी। अरे एक महीने का रेंट इनटू 12, मान लीजिए एक महीने का रेंट है 4000 रुपये, तो साल भर कितना हो जाएगा 4000 इनटू 12 कितना 48,000 रुपये का क्या हो चुका है, आपको रेंट हो चुका है। ध्यान देने वाली बात क्या, आपको यहाँ पे हमेशा 12 महीने का ही रेंट लेना है। कितने महीने का रेंट, 12 महीने का, पूरे 12 महीने का ही लेना है। इसमें कभी भी आप झोल नहीं करोगे, 10 महीने का नहीं लोगे, 9 का नहीं लोगे, 8 का नहीं लोगे, कितने का लोगे, इसमें पूरे के पूरे 12 महीने का रेंट आप यहाँ पर लेने वाले। ठीक है जी, तो ये 12 महीने का रेंट आते ही यहाँ से हम लेस करने वाले हैं 3 चीजें। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम 3 चीजों को यहाँ पर लेस करने वाले हैं। कितनी चीजें लेस करेंगे सर, हम लेस करेंगे यहाँ पे जी 3 चीजें। सर पहली चीज क्या है, पहली चीज है आपकी अनरियलाइज्ड रेंट। क्या है आपका पहला, सर अब ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है आप हमें ये बताएं। ठीक है, ऐसा रेंट जो हमें रियलाइज नहीं हुआ, ऐसा रेंट जो हमें रियलाइज नहीं हुआ। मान लीजिए मेरा एक घर था, मंदिर कर रहा होगा आपको, घर एक मंदिर, ठीक है ना, तो मेरा एक घर था, मैंने रेंट पे दे रखा है। मेरा जो किराएदार है उसने मुझे 2 महीने का रेंट नहीं दिया, उसने मुझे 2 महीने का रेंट नहीं दिया। तो जो ये महीने का रेंट नहीं देना होता है ना, इसमें हम क्या बोलते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। ऐसा रेंट जो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ, हमें मिला ही नहीं। समझना है क्या, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या है, ऐसे महीने का रेंट जो आपको मिला ही नहीं है, जो आपको मिला ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं आपका अनरियलाइज्ड रेंट। देखिए आपको एक डेफिनेशन दे रखी होगी अनरियलाइज्ड रेंट की, इट मींस रेंट व्हिच इज नॉट रिकवर्ड बाय ओनर फ्रॉम टेनेंट। समझ में आएगा, ये ऐसा रेंट है जो कि ओनर टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाया, उससे ले ही नहीं पाया। इट इज लाइक बैड डेट। क्या हो गया वो बैड डेट, बेटर क्या होता है, अरे भाई बेटर से बचना था वो हमें देगा ही नहीं, या फिर उसे मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या है आपका बेटर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट बोलने वाले हैं उसको। बाद में कभी मिलेगा तो उस टाइम पे टैक्सेबल करेंगे उसको। अभी तो हम क्या, जितने महीने का रेंट हमें नहीं मिला
कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है जी। हाँ, ये लेस तभी होगा अगर आप रूल 4 की कंडीशन क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, ठीक है। ये जो आपका रेंट है ना, अनरियलाइज्ड रेंट, ये तभी लेस होगा अगर आप रूल 4 की 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो रूल 4 में कंडीशन कितनी है, रूल 4 में कंडीशन है कितनी, 4 कंडीशन है आपकी, तो वो चारों की चारों कंडीशन आपको क्या करनी है, फुलफिल करनी है, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन क्या है, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। टेनेंसी, अरे नली कैसे शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, अरे सिंपल सी बात समझना क्या बोलना चाह रहा है वो आपसे, कि मैं अगर ओनर हूँ, तो और मैंने उसको दी किराए पे, टीएन किराए पे दिए, जो किराएदार होता है उसको हम बोलते हैं टीनेंट, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं टीनेंट। तो बीइंग अ ओनर मैंने एक प्रॉपर्टी किसको दी है, टीनेंट को दी है किराएदार पे रहने के लिए। तो जो मैंने इस किराए को रहने पे दी है ना, ये कैसी होनी चाहिए, बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब कि कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, मतलब जेन्युइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि जेन्युइनली, सच्चाई, सच में क्या, बिल्कुल सच में मैंने किसी को प्रॉपर्टी क्या की है, किराए पे दी है, ये ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अरे हाँ यार मैंने बोला मैंने दी है, तो ऐसा कोई बंदा है ही नहीं। तो जेन्युइनली आपने किसी को अपना घर किराए पे दिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, ये बंदा ये घर खाली कर देना चाहिए, ये बंदा जो है किराएदार जो है, इसने ये घर खाली कर दिया हो, ये घर को वैकेट मतलब छोड़ के जा चुका हो, मतलब अगर ये छोड़ के नहीं गया होगा ना, तो हम आपका अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ से आपको लेस करने नहीं देंगे। हम क्या बोलेंगे, एक तो वो तुम्हारा रेंट भी नहीं दे रहा, ऊपर से तुम उसको अपने घर में भी रख रहे हो, तो अगर घर में रख रहे हो तो मतलब वो देगा ना पैसे, तो अभी हम आपको लेस करने यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपने उसको लट मार के बाहर निकाल दिया है, ठीक है, आपने उसको बाहर निकालने की जा, तो मेरा रेंट देगा तभी मैं तुम्हें मेरे घर में रखूंगा, ठीक है। तो शर्त क्या हो गई आपकी, दूसरी शर्त ये है कि जो आप किराएदार है वो इस घर को खाली कर देना चाहिए, मतलब वो घर छोड़ के जा चुका हो, उसने अपना रूम जो है, अपना कमरा जो है वो खाली कर दिया, ठीक है जी। अरे हाँ, तीसरी शर्त क्या आ रही है वो देखेंगे आप, ये देखिए आप तीसरी शर्त को बड़े ध्यान समझेंगे। मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, कहाँ पर एक हाउस प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज एक हाउस प्रॉपर्टी है मेरी, हम ले लेते हैं विज्ञान नगर में, ठीक है, एरिया है कहीं पे, क्या नाम है इसका, इस एरिया का नाम है विज्ञान नगर, ठीक है जी। मेरे पास एक और हाउस प्रॉपर्टी है, सर वो कहाँ पर है, वो मैंने कहा राजीव नगर में है, राजीव गांधी नगर में है हमारी एक और प्रॉपर्टी, और बड़ी प्रॉपर्टी है आपके पास कहने में क्या रहा है, ठीक है जी। पहले मैंने एक टेनेंट को इस प्रॉपर्टी पे रखा, ठीक है, वो यहाँ पर मेरी इस वाली प्रॉपर्टी पे किराए पे रहा था, उसने मुझे 2 महीने का रेंट नहीं दिया, ये बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब कि बोनाफाइड है, उसने मुझे किराया नहीं दिया, तो मैंने उसे यहाँ से लत मार के भगा दिया, मतलब तो उसने ये वाली प्रॉपर्टी को खाली कर दी। अब ये बंदा मेरी इस वाली प्रॉपर्टी में भी अलाउ नहीं होना चाहिए, इस वाली प्रॉपर्टी में भी वो नहीं रहे, ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी में भी वो नहीं रहे, समझ में आ रहा है क्या बात, मतलब कि मेरी किसी प्रॉपर्टी में अब उस किराएदार को रहने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपने उसको अपनी दूसरी प्रॉपर्टी में रहने दिया, तो फिर हम आपसे ये अनरियलाइज्ड रेंट आपको लेस करने नहीं देंगे, समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ ना, ये सिंपल सी बात है, तो दूसरी प्रॉपर्टी पे रह रहा है, तो तुमने क्यों लिया उसको, क्योंकि तुम्हें भरोसा है वो पैसा देगा तुम्हें, अरे देगा तो तभी तुम उसको रहने के लिए दे देगी। अरे हाँ यार, अगर तुम नहीं दो तो क्या मतलब है इसका, कि वो पूरा ही पैसा बनता है तो पैसा देके जाएगा नहीं, तभी तो आप क्या कर रहे हो, उसको आप रहने के लिए देके नहीं दे, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक किराएदार में जब आप गए दुकान पे कुछ खरीदे सामान को, तो आपने उससे कहा कि भैया मेरे को ना एक काम करो, आप 4 किलो शक्कर ये सामान मांग दो, ये तेल रख दो, वो ये सब को रख दो, आपका टोटल बिल बन गया है कितने का, 1000 रुपये, ठीक है, आपने कहा ये पैसे में आपको बांट दे दूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप फिर आए कि भैया सामान दो, तो वो क्या बोलेगा आपसे, पहले पुराना पेमेंट करो, फिर क्या मिलेगा आपको, नया सामान मिलेगा। सिमिलर बात ये, पहले आप इस घर में रहे, आपने इसे किराया नहीं दिया, तो उसने आपसे ये घर खाली करवा लिया हो, पहली बात। फिर आप उसी बंदे के, उसी ओनर के दूसरे घर
क्योंकि अगर ओनर खुद उसको अपने दूसरे घर में रखवा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ओनर को लग रहा है ना कि भाई वो पैसा मुझे वापस कर देगा, ठीक है। तो कुल मिला के अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है, ऐसा रेंट जो कि टीनेंट से हमें अब नहीं मिल पा रहा, टीनेंट ने हमें किराया ही नहीं दिया, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। ये हम आपको एक्चुअल मतलब रेंट मतलब 12 महीने के रेंट में से तभी रेंट करने देंगे अगर आपने 4 शर्तें क्या करती है, पूरी कर दी। पहली शर्त क्या है कि भाई जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है ना, आपने किराए पे देना होना चाहिए और उसने किराए पे लेना होना चाहिए, तो जेन्युइन चीज होनी चाहिए, ठीक है सर। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि इस बंदे ने ऑन टीनेंट आपकी प्रॉपर्टी खाली कर चुका, ठीक है, द टीनेंट मस्ट हैव वैकेटेड द प्रॉपर्टी। दूसरी बात, ये टीनेंट को आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में भी रहने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। और चौथा रूल क्या है कि ओनर ने, बीइंग ओनर, आपने सारे एफर्ट्स डाल दिए हो उससे पैसा रिकवर करते हैं, आपने सारे एफर्ट डाल दिए हो उससे पैसा रिकवर करते हैं। अरे अगर ये सारी शर्तें आप पूरी करते हैं तभी आपको यहाँ से लेस करने को दिया जाएगा, अदरवाइज आपको लेस करने को यहाँ से नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज हम बोलते हैं कि उसने 3 महीने का रेंट हमें नहीं दिया और उसने चारों शर्तें पूरी कर रखी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 महीने का रेंट जो मैंने बोला था आपको, वो रेंट पर मंथ इंटू 3, क्योंकि उसने हमें 3 महीने का किराया नहीं दिया तो ये हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, ठीक है। ये दिक्कत इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सर नेक्स्ट में लेस करने वाले हैं आप, नेक्स्ट में लेस कर दूंगा आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड रेंट, ठीक है जी। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट, सर हमें ये समझ में नहीं आया, कोई नहीं आएगा, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। 1 अप्रैल 2019 से क्या होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 से क्या होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020 में। इस पूरे 12 महीने का रेंट कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक इस प्रॉपर्टी में ओनर खुद रहा है, कौन रहा इसमें, ओनर ही रहा, ओनर ही रहा। फिर 1 जून से लेके 31 मार्च तक उसने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी है, किराए पे दे दी, रेंट पे दे दी, क्लियर है कि आया हम भी कह रहे थे नॉर्मली कि भाई 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक प्रॉपर्टी किसके पास है, मेरे पास है, फिर जून से मार्च तक मैंने प्रॉपर्टी अगर की किराए पे दे दी, क्लियर है ये, ठीक है। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को 1 दिन भी किराए पे दिया है ना, तो उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी मानेंगे, लेट ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को 1 दिन भी अगर किराए पे दिया है तो उसे लेट ऑफ प्रॉपर्टी मानने वाला है, ठीक है। पर यहाँ पे तो आपने कितने पूरे के पूरे 10 महीने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दिया है ना। अब देखिए आप कैसे, मान लीजिए रेंट पर मंथ कितना है, रेंट पर मंथ है 6000 रुपीज, कितना है 6000 रुपीज। तो एक्चुअल रेंट हम कैसे निकालने वाले वो देखिए, यहाँ पे मैं लूंगा रेंट पर मंथ इंटू 12, रेंट पर मंथ कितना है 6000 इंटू 12, कितने हो गए पूरे 72,000 हो गए। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ, मेरे किराएदार ने मार्च वाले महीने का किराया मुझे नहीं दिया, ठीक है। मार्च वाले महीने का किराया उसने मुझे नहीं दिया, मार्च वाले महीने का हो गया, मार्च वाले महीने का किराया उसने मुझे नहीं दिया, जिसका किराया उसने मुझे नहीं दिया मार्च वाले मंथ का, वो क्या हो जाएगा मेरा अनरियलाइज्ड रेंट। तो क्या है मेरा, वो है मेरा अनरियलाइज्ड रेंट है, हो गया। अरे बात तो बिल्कुल क्या है, वो आपका अनरियलाइज्ड रेंट होने वाला है, बिल्कुल सही है। मैंने चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है रूल 4 की। पहली कंडीशन क्या थी, टीनेंसी जो होनी चाहिए वो बोनाफाइड होनी चाहिए। दूसरी, वो जो आपका टीनेंस है वो प्रॉपर्टी खाली पे रहता हो। सेकंड, वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में नहीं रहता हो, और ओनर ने सारे एफर्ट्स डाल दिए हो पैसे को रिकवर करने में। तो मैंने चारों की चारों कंडीशन क्या कर दी है, पूरी कर दी है। तो जो मेरा अनरियलाइज्ड रेंट है, कितना है मेरा अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है,
तो यहाँ पे भी 6,000 रुपए महीने का किराया। कितने महीने का किराया नहीं आया मेरे पास? सिर्फ 1 महीने का किराया नहीं आया, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा कितना आपका 6%। ठीक है जी, तो दिक्कत इसमें है। अब हमें लेस करना है क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट। सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट हमें क्या करना है? लेस करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड? एक ऐसा पीरियड जब उस प्रॉपर्टी को आपने खुद ने ऑक्यूपाई कर रखा हो, मतलब कि वो प्रॉपर्टी आपने किराए पे ना दे रखी हो, बल्कि आपने किसको दे रखी हो? खुद आप उसमें रह रहे हो, खुद आप उसमें रह रहे हो। ठीक है जी, आप क्या खुद आप उसमें रह रहे हो। कितने महीने खुद आए वो ओनर? 2 महीने। तो वो 2 महीने का रेंट भी यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? आपका लेस कर दिया जाएगा, मतलब 12,000 आपको लेस। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है? वो रेंट जो हमें रियलाइज नहीं हुआ है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज्ड रेंट? अनरियलाइज्ड रेंट मीन वो पीरियड का रेंट जो अभी तक आपके पास नहीं आया है, आपको रियलाइज नहीं हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट? सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट का मतलब है उस पीरियड का रेंट जिस पीरियड में आप खुद उस प्रॉपर्टी में क्या रहे हो। ठीक है, तो ये 2 चीज लेस कर देंगे और लास्टली हम लेस करेंगे क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। क्या लेस करेंगे हम? वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। मतलब कि क्या आपने देखा होगा बहुत सारे किराएदारों के यहाँ पे कि वो अपने किराएदार को बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, गारंटी दे दी उन्होंने, आरओ भी दे दी उन्होंने, तो जो भी वो फैसिलिटीज हैं क्या कर देंगे हम? उनकी वैल्यू यहाँ से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें से 12 महीने के रेंट में से जैसे ही आप इन तीनों चीजों को लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा। ठीक है, और यही एक्चुअल रेंट आपको यहाँ पर लिखना है। क्लियर है क्या? फिर तो कैसे फॉर्मेट करा हमारा? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एरिया रेंट व्हिच एवर इज हायर, वो बन गया क्या? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1। अब इसको हमने कंपेयर करा हमारे स्टैंडर्ड रेंट से, तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट व्हिच एवर इज लोअर, वो क्या हुआ? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 2। अब एक्सपेक्टेड रेंट 2 या फिर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा? एक्चुअल रेंट निकालने का तरीका हमारे लिए पूरे 12 महीने का रेंट लेस कर देंगे। इसमें से क्या हम इसमें से लेस कर देंगे हमारा सेल्फ अनरियलाइज्ड रेंट, लेस कर देंगे हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट, और लेस कर देंगे इसमें से हमारी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक्चुअल रेंट, और ये आ गया आपके पास यहाँ पर एक्चुअल रेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बड़े ध्यान से देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट 2 और एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर, वो क्या बन जाएगा? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 3 बन जाएगा। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रेंट 2 या फिर एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर। तो एक बार हायर, एक बार लोअर, एक बार हायर। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट 3 हो चुका है आपका। क्या हो गया? ये हो गया है आपका एक्सपेक्टेड रेंट 3। ठीक है, देखो यही एक फॉर्मेट है जो हमें याद करना है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा अभी करने में, पर मालिक इसको करने की वजह से आप लोग जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना सीख जाओ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ कि आप डीप में क्वेश्चन में चीजें आएंगी, तो उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी से हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं आपके पास। पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, जब क्वेश्चन में आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको प्रैक्टिकल भी हो गया और थ्योरेटिकल भी हो गया, तो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो सर क्या होगा? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आइए एक बार साथ में बोलेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एरिया रेंट व्हिच एवर इज हायर, क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेक्टेड रेंट 1। एक्सपेक्टेड रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट व्हिच एवर इज लोअर, वो क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेक्टेड रेंट 2। एक्सपेक्टेड रेंट 2 या फिर एक्चुअल रेंट व्हिच एवर इज हायर, वो क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेक्टेड रेंट 3। आगे बंद करके मन में बोलेंगे एक बार फिर दोहराएं। हाँ बोले बिल्कुल बोले। ठीक है जी, चलिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसमें से यहाँ पर हम लेस कर देंगे क्या? वैकेंसी पीरियड का रेंट। अरे सर अब ये क्या होता है?
वैकेंसी पीरियड का रेंट क्या कर देंगे आप, इसमें से लेस कर देंगे। जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट थर्ड निकला है इसमें से आप लेस कर देंगे क्या, वैकेंसी पीरियड का रेंट। अब सर ये वैकेंसी पीरियड क्या होता है ये आप हमें बताएं। चलिए आप समझेंगे इसको वैकेंसी पीरियड को। ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। ठीक है, ये क्या है जी बोलो, ये है आपका फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है आपका, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। मान लीजिए हम इस प्रॉपर्टी में कोई भी नहीं रह रहा, ठीक है, ना तो ओनर रह रहा है ना ही टीनेज, कोई भी प्रॉपर्टी में स्टे नहीं करता। ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल क्या पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। ठीक है, 1 जुलाई से इसमें एक किराएदार आना क्या कर दिया, उसने रहना चालू कर दिया। फ्रॉम 1 जुलाई 2019 एक किराएदार ने यहाँ पे आके रहना चालू कर दिया। तो आपकी जो प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑक्यूपाइड हो गई। ये ऑक्यूपाइड है पूरी, कितने अब 31 मार्च में पूरी ऑक्यूपाइड रहेगी आपकी। ठीक है जी, इस पीरियड में ये जो पीरियड है आपका, इस पीरियड में ना तो टीनेज का ना ही ओनर का। अगर ओनर रहता तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। अगर टीनेज रहता तो किराए वाला है। पर अगर ऐसी प्रॉपर्टी जब कोई भी नहीं रहा, मतलब वो खाली प्रॉपर्टी कैसी रही, खाली पड़ी रही, क्या रही वो, खाली पड़ी रही, तो उस खाली पीरियड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी पीरियड बोलते हैं। वो जो खाली समय, जिस समय प्रॉपर्टी में कोई भी नहीं रहा, ना तो मालिक रहा ना ही टीनेज रहा, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, आपका वैकेंसी पीरियड। ठीक है, अब मान लीजिए वो वैकेंसी पीरियड है, मान लो वैसे तो कितने का, 2 महीने का। ठीक है, तो हम जितना भी हमारा रेंट है महीने का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 महीने से, तो ये हो गया आपका वैकेंसी पीरियड का रेंट। मतलब कि इस पूरे महीने का, इतने पूरे पीरियड का रेंट कितना है, जितने महीने प्रॉपर्टी खाली रही उस समय का रेंट कितना है, वो हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। और जैसे ही आप एक्सपेक्टेड रेंट 3 में से वैकेंसी पीरियड लेस करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा जी आपके पास यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने वाली है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, GAV। ठीक है, बोले तो गांव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गांव। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट थर्ड में से जैसे ही आप लोग लेस करेंगे क्या, वैकेंसी पीरियड का रेंट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गांव। ये क्या है, हमारा गांव। ठीक है, अब इसमें से आपको एक और चीज लेस करनी है, और वो क्या है आपका, वो है आपका म्युनिसिपल टैक्स। क्या है वो आपका, इसको सर म्युनिसिपल टैक्स भी बोलते हैं, नहीं इसको हम लोकल टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स और लोकल टैक्स। ठीक है जी, म्युनिसिपल टैक्स और लोकल टैक्स ये क्या कर देंगे जैसे जनाब, ये हम इसमें से लेस कर देंगे, ये हम इसमें से क्या कर देंगे, ये हम इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, पर लेस हम सिर्फ एक शर्त पे करेंगे। सर ये कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अरे हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, पर धीरे धीरे मैं आपको ये रिवाइज करता रहूँगा, बार बार आपको याद होता रहेगा, आपके दिमाग में रहता रहेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, फिर आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सर ये तो बहुत बोरिंग है, बोरिंग नहीं है। ठीक है, बोरिंग लग रहा है आपको, बट बोरिंग है नहीं। ठीक है जी, तो बड़ा ध्यान से बड़ी प्यार से प्रैक्टिस करते हैं इसको। म्युनिसिपल टैक्स और लोकल टैक्स सिर्फ तभी लेस होंगे अगर ये पे करे हैं किसने, ओनर ने। किसने पे करे, ओनर ने। अगर टीनेज ने पे कर दिया म्युनिसिपल टैक्स तो वो यहाँ से लेस नहीं होगा। अगर टीनेज ने पे करा है म्युनिसिपल टैक्स तो वो यहाँ से लेस होने वाला नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स सिर्फ तभी लेस होंगे अगर ये कब, जब ये ओनर के द्वारा क्या हो, पे हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा द ओनर हैज पेड ₹5,000 एज म्युनिसिपल टैक्स। तो हमें ध्यान रखना है क्या, ये हमारे गांव में से कटने वाला है। ठीक है, हमें क्या रखना है, ये हमारे गांव में से कटने वाला है। ठीक है, अच्छा वो आपको ऐसे भी दे सकता है, सर कैसे देगा, वो आपको ऐसे भी दे सकता है। कैसे, वो बोलेगा आपको भाई म्युनिसिपल टैक्स के इक्वल टू 10%।
क्या बोला आपने आपसे म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू 10%। अब सर 10% किसका, तो भाई म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू ये ठीक है। हाँ तो म्युनिसिपल आप जो म्युनिसिपल टैक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे म्युनिसिपल वैल्यू इनटू 10%। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा। और अगर ये म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है तो हम लेस कर देंगे, अदरवाइज हम इसको लेस नहीं करेंगे। ठीक है सर सर हाँ सर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1920। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1920। मैंने कहा सर ये रहा हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920। ठीक है सर इस साल का म्युनिसिपल टैक्स है 5000 रुपए का। इस साल का म्युनिसिपल टैक्स कितने का है, 5000 रुपए का इस साल का म्युनिसिपल टैक्स हमारा बदलेगा है। सर इससे पहले वाले साल 18-19 का उस साल का म्युनिसिपल टैक्स है कितना 10,000। ठीक है सर ये 5000 भी कितने पे करे हैं, ओनर ने पे करे हैं। और पिछले साल का 10,000 का म्युनिसिपल टैक्स वो भी हमने किस साल में पे करा है, इस साल ही क्या करा है हमने पे करा है। मजा आएगा, मतलब 19-20 में आपने दो म्युनिसिपल टैक्स पे करे हैं, एक तो अपनी साल का और एक पुराने वाले साल का। तो आपने कुल मिला के 19-20 में म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करा है, 15,000 पे कर दिया। हाँ तो सर यहाँ से हम लेस कितना करें, इस साल का लेस करेंगे, पिछले साल का लेस करेंगे, ये जितना पे करा है उतना लेस करें। तो आपने जितना पे करा है आप पूरा का पूरा लेस, मतलब कि हमारे वाले क्वेश्चन में पूरा का पूरा 15,000 जो है क्या हो जाएगा आपका लाइट हो जाएगा। ठीक है पूरा का पूरा 15,000 आप लेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जनाब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, कितने भी पुराने साल का हो उससे मतलब नहीं है। अगर वो पे हो गया और पे किसने करना है, ओनर ने, तो लेस हो जाएगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। ठीक है जी तो लेस हो जाएगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। क्लियर क्लियर है कि चलो एक और एग्जांपल समझते हैं म्युनिसिपल टैक्स का। यहाँ पर 19-20 का म्युनिसिपल टैक्स है कुल मिला के 10,000 रुपए का। कितने का है, 10,000 का। इसमें से 5,000 तो पे करे हैं किसने, ओनर ने, 2,000 पे करे हैं किसने, टेनेंट ने, और 3,000 अभी भी क्या है आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने पे नहीं करे। तो बताइए हमें यहाँ पर म्युनिसिपल टैक्स कितना अलाउ हो जाएगा, मैं कितना लेस कर सकता हूँ यहाँ से म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है तो जो आप लेस कर सकते हैं वो कितना है आपका, सिर्फ और सिर्फ 5,000। तो ऐसा क्यों, अरे हम चिल्ला के आपसे बोल रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर होना चाहिए, पेड बाय ओनर तभी लेस होगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। तो ओनर ने कितना पे करा, 5,000, तो ये तो लेस हो जाएगा। 2,000 किसने पे करा है, टेनेंट ने, ये तो आपको लेस करने ही देंगे। और बचा हुआ 3,000 वो क्या पे कर दिया क्या, नहीं, आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग है तो कैसे लेस कर देंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स आपको कब अलाउड होगा, सिर्फ तभी अलाउड होगा अगर पहले तो क्या हो, पेड कर रखा होगा। और पेड किसके द्वारा होना चाहिए, पेड बाय ओनर, मतलब आउटस्टैंडिंग आपको अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लेस नहीं करना, पेड होना चाहिए, और पेड भी किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, तभी आपको अलाउ करा जाएगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। ठीक है सर पुराने सालों की पेमेंट इस साल कर रहे हैं, अलाउड है क्या, अलाउड है। अगर पेमेंट कौन कर रहा है, ओनर अगर कर रहा है तो अलाउड है। तो यहाँ पर हमें चर्चा करिए किसको लेके, हमारे म्युनिसिपल टैक्स को लेके। तो यहाँ तक हमने देख लिया है हमारे म्युनिसिपल टैक्स तक। तो जैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाती है आपकी नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा आपके पास नेट एनुअल वैल्यू। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाम। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं नाम। ये गाँव है, ये नाम। ठीक है चलो अब एक बार देखते हैं गाँव कैसे लिखना। स्टार्टिंग से बिल्कुल ऊपर से म्युनिसिपल वैल्यू पेयर रैंक व्हिचएवर इज हायर बन गया आपका एक्सपेक्टेड रैंक 1। एक्सपेक्टेड रैंक 1 और स्टैंडर्ड रैंक व्हिचएवर इज लोअर वो हो गया आपका एक्सपेक्टेड रैंक 2। एक्सपेक्टेड रैंक 2 और एक्चुअल रैंक व्हिचएवर इज हायर वो बन गया आपका एक्सपेक्टेड रैंक 3।
एक्सपेक्टेड रेंट 3 में से हम लोग लेस करने वाले हैं वैकेंसी पीरियड का रेंट, तो आपका आगे आपका गांव में से हम लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, अगर पेड बाय ओनर है तभी लेस होगा, अदरवाइज लेस नहीं होगा। सर पुराने साल की पेमेंट आज का है अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, पर हाँ देखना कि पे कौन कर रहा है, अगर ओनर पे करेगा तभी अलाउड है, अगर अलाउड नहीं है। इसमें आगे किसमें हम नाउ पे आ गए, ठीक है सर इतना सिंपल था क्या और क्या? हाँ एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है पर समझने के बाद तो बिल्कुल सिंपल है ना। हाँ क्या सर ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये हमें दे रखा होगा, ये हमें दे रखा होगा, हमें ये पता रखना होगा कि हर महीने का रेंट कितना है, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे हम? 12 महीने का रेंट लेंगे पहले, उसमें से हम लेस कर देंगे क्या? अनरियलाइज पीरियड का रेंट। अनरियलाइज पीरियड का मतलब क्या होगा? एक ऐसा पीरियड जिसका रेंट आपको नहीं मिला है, किराएदार बिना रेंट दिए घुस गया, वो रेंट भी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो वो कैसे फिल्टर रेंट है आपका, उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, ऐसा रेंट जो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ है, ठीक है। वो लेस कर दिया हमने, फिर हम क्या लेस करेंगे? हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड रेंट, मतलब कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो वैसे तो किराए पे दी जाती है पर कुछ समय के लिए उसको मैंने खुद ने ओनर वहां पे रह रहा था, उसको हम क्या बोलते हैं आपका? उसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। तो उन महीने का रेंट, उन दिनों का रेंट जितने दिन हमारा ओनर रहा है, वो भी हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, लेस कर देंगे एनी वैल्यू ऑफ यूटिलिटी वाला भी लेस कर देंगे, तो आपका क्या आएगा? आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता दिया आपका एक्चुअल रेंट कंपेयर करेंगे इससे एक्चुअल रेंट 2 से, तो एक्चुअल रेंट 2 या फिर एक्चुअल रेंट whichever is higher will be more एक्चुअल रेंट 3, ठीक है। तो लेस करेंगे वैकेंसी पीरियड का मतलब क्या होता है जी? वैकेंसी पीरियड का मतलब है एक ऐसा पीरियड जिस समय ना तो मकान मालिक और ना किराएदार, कोई भी घर में नहीं रहा, घर सिर्फ खाली रहा, कबूतर उड़ रहे थे, चमगादड़ उड़ रही थी, उसमें जाले चढ़ रहे थे घर में, तो वो वाला पीरियड कराएगा आपका वैकेंसी पीरियड का रेंट कराएगा, ठीक है। वो भी लेस कर देंगे तो क्या आएगा ऊपर? आपका बनेगा पर GAV, गांव आ चुका है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें लेस करेंगे क्या? म्युनिसिपल टैक्स या फिर लोकल टैक्स, तो आपका क्या आ जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। सर हो गया क्वेश्चन सॉल्व? बस नहीं, दो आइटम और क्या करने हैं? इसमें से लेस करने हैं, तो दो आइटम के लेस करने के बाद जस्ट दो आइटम क्या करने हैं आपको और इसमें से लेस करने हैं, और देखते ही आप इसमें दो आइटम लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी, और जो एनुअल वैल्यू आपकी आई है उसी को हम लोग क्या मानेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानने वाले हैं, ठीक है। तो सर जल्दी से आप मैं बता दें एनुअल वैल्यू में से यहाँ का लेस होने वाला है, ठीक है। देखिए ये आपकी क्या निकल रही है? NAV आया ना, इसमें हम लेस करेंगे क्या? रिडक्शन। क्या लेस करेंगे हम इसमें? क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। अच्छा ये कैलकुलेशन से आपकी बड़े जैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या है आपका? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। इस सेक्शन का याद रखना है क्या हमें? हाँ ये याद रखना है, 24 है, ठीक है। देखो क्या हुआ, लोगों की नेट एनुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब लोगों ने कहा देखो भाई आपने तो रेंट तो निकाल दिया पर हमारा खर्चा भी हुआ, अरे घर को मेंटेन रखने में हमारा खर्चा भी तो हुआ, मैंने पेंट करवाया, इसमें टाइल्स उभर गई, मैंने वो सही करवाई, पाइपलाइन लीक हुई थी, मैंने उसका काम कराया, घर का रिपेयर कराया, घर का मेंटेनेंस कराया, घर का इंश्योरेंस करवाया, तो वो सारे खर्चे का अलाउ करो हमें। अभी हम इनकम टैक्स से क्या बोल रहे हैं? अभी हम इनकम टैक्स वालों से बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने तो बस इनकम ही इनकम ले ली, खर्चे तो आपने लिए ही, ठीक है। तो हमने कहा कि खर्चे नहीं, 2 लाख का मैंने पेंट करवाया घर में, 1 लाख का मेरे घर का इंश्योरेंस है, ये पाइप खराब होगी थी, मिस्त्री वाला आया 50,000 रुपये वो ले गया, सीमेंट मिट्टी पाइप का भाई 50,000 रुपये उसको लग गए। अभी फ्लोरिंग खराब हुई, मैंने फ्लोरिंग कराई, थोड़े पहले 20,000 रुपये का उसका बिल, समझ में आएगा? इसका मतलब क्या कि जितने की तो इनकम नहीं होगी, एक ओनर जो है उससे ज्यादा क्या कर देगा? वो खर्चा दे देगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा भाई ऐसे तो हमें क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो इनकम टैक्स वालों ने कहा मेरी बात सुन लो, NAV के बाद से तुम्हारा कितना भी खर्चा हुआ हो हमें उससे फर्क नहीं है, तुम्हारा कितना भी खर्चा हुआ हो हमें फर्क नहीं है, हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना जो आपने ये NAV निकाला है, NAV का 30% खर्चा हम आपको क्या कर देंगे? यहाँ से लेस करने को देंगे, ठीक है। इसके बाद अपना मूवमेंट को ना, अब 1 रुपए का भी खर्चा आपको
अब भले ही आपने 5 साल में 1 रुपये का खर्चा भी नहीं करवाया हो, तब भी आपको यहाँ से 30% क्या मिल रहा है, छूट का मिल रहा है। इसमें से NP जो भी आपका इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका NAV आया, उसका 30% आपका लेस होगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में। क्लियर है ये? एक तो आपको ये लेस करना है NAV में से, और एक लास्ट चीज जो आपको लेस करनी है वो क्या है, वो है आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, वो क्या है आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। सर ये क्या है? भाई आपने जो घर ले रखा है, हो सकता है उस पे आपने लोन ले रखा हो बैंक से, तो उस लोन की जब आप इंस्टॉलमेंट चुका रहे होंगे तो उस इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट अमाउंट भी क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो वो इंटरेस्ट का खर्चा हम आपको यहाँ पर अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो NAV में से सबसे पहले 24A की क्या दी गई आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है, जिससे कि NAV का ही 30%। और फिर यहाँ पर क्या है आपका लेस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B। ये लेस करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं आपकी एनुअल वैल्यू। और यही है वो, ये कौन है, यही है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट बनेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाने का। लास्टली जो ये निकल के आया है ये है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है ये? ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा दूसरी जगह बता दूं मैं आपको, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 ये मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन के लेवल आएंगे वो कैसे आएंगे, बस यहाँ पर पूछ लेगा, यहाँ पर पूछ लेगा, वो आएगा। ठीक है ना? हाँ, हो सकता है आपने किसी प्रॉपर्टी पर लोन नहीं लिया हो, लोन नहीं होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि 24B में छूट भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? जितना इंटरेस्ट आपका है उतना आपका कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये हम करना सीखेंगे। फिर आपको मैं दिखाऊंगा क्या कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं अंडर सेक्शन 24B। तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटेशन जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन वो हम सॉल्व करने वाले हैं।